आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो पॉडकास्ट चैनल एसएसटी बाय सुरुचि में। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री चैप्टर 2, नेशनलिज्म इन इंडिया। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हम लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जैसे पहले वाला चैप्टर था नेशनलिज्म इन यूरोप, तो बहुत सारी यूरोप की हिस्ट्री हमें पहले से पता नहीं थी। बट इस चैप्टर का एडवांटेज ये है कि हमें इंडिया की हिस्ट्री बहुत सारे मायनों में पता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में सीबीएसई एनसीईआरटी हमें एक बहुत अच्छे से चैनलाइज्ड इवेंट्स का चैप्टर प्रेजेंट कर रहा है। तो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक ले लीजिए, पेंसिल या हाइलाइटर जो भी आप चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एज यू हैव सीन, मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप came to be associated with the formation of nation states। प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि कैसे मॉडर्न नेशनलिज्म यूरोप में स्प्रेड हुआ और नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन शुरू हुआ। इट ऑल्सो मीन्ड अ चेंज इन पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ who they were and what defined their identity and sense of belonging। जो बेसिक चीज पिछले चैप्टर में हमने समझी थी वो क्या था कि लोगों को अपनी बेसिक आइडेंटिटी, सेंस ऑफ यूनिटी, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी के बारे में अवेयरनेस हुई। न्यू symbols and icons, new songs and ideas forged new links and redefined the boundaries of communities। ठीक है, लोगों ने अपने आप को यूनाइट करने के लिए बहुत सारे नए तरीके निकाले, न्यू सिंबल्स, न्यू आइकन्स, न्यू सॉन्ग्स, जिसमें नेशनल एंथम्स स्पेशली। इन मोस्ट कंट्रीज द मेकिंग ऑफ दिस न्यू नेशनल आइडेंटिटी वाज अ लॉन्ग प्रोसेस। हाउ डिड दिस कॉन्शियसनेस emerge इन इंडिया? अब इसी प्रोसेस के चलते इंडिया में ये कॉन्शियसनेस कहाँ से आया कि भारत को भी आजाद होना चाहिए, या सबसे पहले हमें अपने आप को एक सेंस ऑफ म्यूचुअल आइडेंटिटी देनी चाहिए। ठीक है, इन इंडिया एज इन वियतनाम and many other colonies, the growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement। इंडिया में आपको पता है कॉलोनियल रूल था, जैसे कि वियतनाम में था और दूसरी और कॉलोनीज थी जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी। इन सबके बीच एक ही चीज कॉमन थी कि ये सभी बिगिनिंग में एंटी कॉलोनियल मूवमेंट में इन्वॉल्व थे। पीपल बिगन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कॉलोनियलिज्म। ठीक है, कॉलोनियल रूल के चलते लोगों ने किस चीज पे सबसे पहले काम किया, वो था कि अपनी आइडेंटिटी को पहचानना और उसका स्ट्रगल स्टार्ट करना यूनिटी मेंटेन करके। द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनियलिज्म प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड दैट टाइड देम डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। ठीक है, जब कोई फॉरेन बॉडी आप पे रूल करने लग जाती है, आप आपस में चाहे जितने अलग हों, उस फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट आप यूनाइट हो जाते हैं ताकि आप उस फॉरेन बॉडी से अपने आप को फ्री करा सकें। But each class and group felt the effects of colonialism differently. Their experiences were varied and their notions of freedom were not always the same। देखो, सबके लिए चीजों का मीनिंग अलग अलग होता है ना। एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं, विचार अलग अलग होते हैं, फ्रीडम का मतलब लोगों के लिए अलग अलग था। ठीक है, द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी tried to forge these groups together within one movement, but the unity did not emerge without conflict। कोशिश करी कांग्रेस ने, महात्मा गांधी ने, कि पूरी कंट्री को एक यूनिटी के सूत्र में बांधा जा सके, मगर ये यूनिटी विदाउट कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं आई। तो कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट आए, क्या स्ट्रगल करना पड़ा हमारे नेशनल लीडर्स को, इस चैप्टर में देखेंगे। इन एन earlier textbook you have read about the growth of nationalism in India up to the first decade of the 20th century। 8th क्लास में आपने मॉडर्न इंडिया का पोर्शन जब पढ़ा होगा, तो ये स्ट्रगल गवर्नमेंट के, ये स्ट्रगल्स कांग्रेस के या गांधी जी के जो भी है वो आप थोड़ा बहुत तो पढ़ चुके हैं पहले। In this chapter, we will pick up the story from 1920s and study the non-cooperation and civil disobedience movement। We will explore how the Congress sought to develop the
national movement, how different social group participated in the movement, and how nationalism captured the imagination of people. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग उसमें पढ़ने जा रहे हैं और यहाँ से आपका चैप्टर का फर्स्ट पार्ट शुरू होता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट पार्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बुलेट पॉइंट्स बताना चाहूंगी कि अब यहाँ से हम अपने चैप्टर के कौन कौन से पॉइंट्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो बुलेट पॉइंट्स आपके रहेंगे इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, मीनिंग ऑफ सत्याग्रह, notion of truth, non-violence and dharma, first three movements of Mahatma Gandhi in India, the Rowlatt Act, opposition of Rowlatt Act, Jallianwala Bagh massacre, Khilafat issue, non-cooperation and Khilafat movement, why non-cooperation। ठीक है, तो आज के क्लास 1 में हम लोग इतने बुलेट पॉइंट्स को इस चैप्टर में, इस पोर्शन में कवर करेंगे। ठीक है, तो यहां से आपका फर्स्ट पार्ट शुरू होता है आपके हिस्ट्री चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया का। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। Year after 1919 we see the national movement spreading to new areas, incorporating new social groups and developing new modes of struggle. How do we understand these developments? What implications did they have? क्या क्या किया गया इन सारी चीजों में, इन नेशनल मूवमेंट्स में, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन यहाँ इस पैराग्राफ में आपको दिया गया है, आप अपनी बुक में इसको मार्क कर सकते हैं जैसे मैंने कर रखा है। ये आपको बताएगा इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये पैराग्राफ आपको आंसर देगा इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। ठीक है, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन पार्टिसिपेट कर रहा था, इंडिया क्योंकि ब्रिटेन की कॉलोनी थी, तो इस वॉर ने इंडिया पर भी एक नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन इंप्लीमेंट कर दी। इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज ऑफ डिफेंस एक्सपेंडिचर। भाई ब्रिटेन का बहुत सारा पैसा तो डिफेंस एक्सपेंडिचर मेंटेनेंस में जाता था। ठीक है, विच वॉज फाइनेंस्ड बाई वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। अब इस डिफेंस एक्सपेंडिचर को कवर अप कैसे करते थे? वॉर लोन्स ले रखे थे और पैसा बढ़ाने के लिए इंक्रीज कर रखे थे सारे टैक्सेस। कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस। भारत में पहली बार इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। कस्टम ड्यूटीज जो चल रही थी पहले से, उनको बढ़ा दिया गया था। थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइजेस इंक्रीज्ड। जो भी प्राइजेस थी, कीमतें थी चीजों की, वो इंक्रीज हो गई थी 1913 से लेकर के 1918 तक। And this increased price situation leading to extreme hardship for the common people. भाई चीजों के दाम बढ़ जाएंगे तो लोगों के लिए मुसीबत तो खड़ी हो जाएगी। तीसरा और मुश्किल चीज क्या थी? Villages were called upon to supply soldiers and the forced recruitment in rural areas. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से एक जो चीज भारत में चलने लगी थी वो क्या था? फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। इंडिया के विलेजेस से सोल्जर्स को सप्लाई करने की डिमांड बढ़ गई और फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, यानी कि जो भी एलिजिबल मेल होते थे विलेजेस में, उनको जबरदस्ती मिलिट्री में या ब्रिटिश आर्मी में एडमिट किया जा रहा था ताकि वो वॉर पर ब्रिटेन की तरफ से लड़ सके। अब ये जो फोर्स्ड रिक्रूटमेंट था caused widespread anger among the Indians, especially the villagers. ठीक है, then in 1918 to 19 and 1920 to 21 crops failed in many parts of India, resulting in acute shortage of food. ठीक है, अब इतना ही प्रॉब्लम कम नहीं था, क्रॉप फेलियर भी हो गया 18 से 19, एक साल में 1920 से 21 में, यानी ये 2 साल लगातार क्रॉप फेलियर होता है और फूड शॉर्टेज हो जाती है कंट्री में। दिस वाज अकम्पनीड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, और एक महामारी भी इंडिया में फैल जाती है। एपिडेमिक मतलब महामारी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 1921 12 to 13 million people perished as a result of famines and the epidemic. ठीक है, बहुत डेंजर डेटा है यहाँ पे कि 12 से 13 मिलियन लोग फेमाइन और एपिडेमिक की वजह से 1921 के सेंसस में बताया गया कि ये इन सारे लोगों की डेथ हो गई थी। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में हम लोगों ने देखा कि वर्ल्ड वॉर 1 के क्या इम्पैक्ट थे इंडिया पर।
डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया था, वॉर लोन्स चल रहे थे, इंक्रीज टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड, प्राइस राइज्ड, forced recruitment, crop failure, food shortage, and famine. Due to famine and epidemic, 12 million people were perished. ठीक है, होप आपको ये पैराग्राफ समझ में आया हो। वर्ल्ड वॉर 1 के इम्पैक्ट इंडिया पर क्या थे, ये एक पूरा क्वेश्चन आता है जिसका आंसर मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया। People hoped that their hardships would end after the war was over, but that did not happen. ये तो होना ही नहीं था ना, वॉर खत्म हो जाएगा तो मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। At this stage, a new leader appeared and suggested a new mode of struggle. ऐसे में एक नए लीडर की एंट्री होती है जिन्होंने स्ट्रगल करने का, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करने का एक नया ही मेथड इंट्रोड्यूस किया। सो बच्चों, यहाँ से हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं महात्मा गांधी के बारे में। ठीक है, किस तरह से महात्मा गांधी भारत आए, भारत आकर उन्होंने क्या क्या चीजें, कौन से मूवमेंट्स स्टार्ट किए। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। ईयर डेफिनेटली आप याद रखिएगा। ठीक है, तो जनवरी 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटकर आते हैं, और इवन साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने एक छोटा सा मूवमेंट चलाया था, और वहां की रेसिस्ट गवर्नमेंट या रेसिस्ट जो रिजीम थी उसके खिलाफ एक मूवमेंट, एक मास एजिटेशन क्रिएट किया था, जो कि एक सक्सेसफुल मास एजिटेशन था, विच ही कॉल्ड सत्याग्रह। और अपने इस मास एजिटेशन या मास मूवमेंट को उन्होंने नाम दे रखा था सत्याग्रह। ठीक है, यहां से आपको ये वर्ड इंट्रोड्यूस होता है, सत्याग्रह। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। बच्चों, ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये एक तरह से डिफाइन है सत्याग्रह का, यानी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह, क्या आप उसके कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। सत्याग्रह का सीधा मतलब होता है सत्य का आग्रह करना। ठीक है, सत्य को अप्लाई करने के लिए आपको फोर्स की जरूरत नहीं होती है कि आप बलपूर्वक किसी को समझाएं कि नहीं नहीं मानो ये सच है। नहीं, सच का काम इतना होता है कि वो खुद में सच है, उसे किसी को फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। टू एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। सत्य को आपको जानना पड़ता है। ठीक है, तो सत्याग्रह का मतलब यही है, दूसरों को सत्य के बारे में अवगत कराना। It suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. सिंपल सी बात है, मतलब गांधी जी के अकॉर्डिंग ये बहुत सरल चीज थी, मगर ये कठिन तो डेफिनेटली था। ठीक है, उनका मानना था कि अगर आप सच के लिए, किसी सच के कॉज के लिए काम कर रहे हो या इनजस्टिस के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपको फिजिकल फोर्स लगाने की या वायलेंस करने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑप्रेसर। लड़ने की जरूरत नहीं है ऑप्रेसर से। विदाउट सीकिंग वेंजेंस और बीइंग अग्रेसिव, अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। यहाँ पे उन्होंने अपना आइडिया दिया नॉन वायलेंस का, कि अगर बिना एग्रेसिव हुए कोई सत्याग्रह का पालन करता है तो वो सत्याग्रही कहलाएगा। ठीक है, तो अगर कोई सत्याग्रही है तो उसको एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। अपने जीवन के बैटल्स को, सोसाइटी के बैटल्स को जीतने के लिए उसको वायलेंस की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, वो जीत सकता है नॉन वायलेंस के थ्रू भी। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कंसर्न्स ऑफ द ऑप्रेसर। ठीक है, उनका मानना था कि जो आपके साथ गलत कर रहा है उसको केवल ये समझाना, उसको ये केवल ये बताना, उसको इस लेवल तक लाना कि वो समझे कि वो गलत कर रहा है। ठीक है, पीपल इंक्लूडिंग द ऑप्रेसर्स हैड टू बी परसुएडेड टू सी द ट्रुथ इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ट्रुथ थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस। ठीक है, बहुत पेशेंस का काम था जो गांधी जी लोगों से करवाना चाहते थे या खुद प्रैक्टिस करते थे, कि जो ऑप्रेसर है उसको आपको फोर्स नहीं करना है कि एक्सेप्ट करो, उसको आपको बस ऐसे परस्यू करना है कि वो सच को देखे, सच को एक्सेप्ट करे, और ऑटोमेटिकली वो अपने बिहेवियर में चेंजेस लेकर आए। ठीक है,
बाय दिस स्ट्रगल ट्रुथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्राइम्फ। कहते हैं कि अगर संघर्ष इस तरह से किया जाएगा तो डेफिनेटली सच की ही जीत होगी अल्टीमेटली। Mahatma Gandhi believed that his dharma of non-violence could unite all Indians. महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग उनका धर्म था नॉन वायलेंस, और इसी धर्म के बेसिस पर वो पूरे भारत के लोगों को यूनाइट कर देंगे। बच्चों यहाँ पे गांधी जी की जो ये आइडियोलॉजी है, ठीक है, नॉन वायलेंस और ट्रुथ को सपोर्ट करने वाली, इस आइडियोलॉजी में सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने लोगों को वायलेंस से दूर रहने के लिए मोटिवेट किया। ठीक है, अब ये जो पैराग्राफ हम पढ़ने जा रहे हैं, ये जो इंट्रोडक्शन अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा, ये गांधी जी के बारे में, ये सत्याग्रह का आइडिया क्या है, मीनिंग ऑफ सत्याग्रह, नोशन ऑफ ट्रुथ, नॉन वायलेंस एंड धर्म, ये मैंने इसमें आपको हाईलाइट करके दिया है और पढ़ लिया है। अब जो है ये पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं, ये पैराग्राफ आपको बताएगा कि गांधी जी के बिगिनिंग इनिशियल 3 मूवमेंट्स कौन से हैं। ठीक है, तो आप इसको साइड हेडिंग में लिख सकते हैं, मैंने इसीलिए हाईलाइट कर रखे हैं तीनों पॉइंट अलग अलग। ठीक है, आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, गांधी जी भारत कब आए थे? 1915 में। तो इंडिया आने के बाद उन्होंने यहाँ पे सक्सेसफुल सत्याग्रह मूवमेंट्स अलग अलग प्लेसेस पर अरेंज किए, ऑर्गेनाइज किए। In 1916, he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. ठीक है, सबसे पहला जो स्ट्रगल उन्होंने किया, मूवमेंट जो चलाया, चंपारण बिहार में 1916 में चलाया पीजेंट्स के लिए। ठीक है, पीजेंट्स को सपोर्ट किया कि आपको ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट जाना चाहिए और अपनी वॉइस रेज करनी चाहिए। ठीक है, तो पहला उनका जो मूवमेंट था 1916 चंपारण इन बिहार। Then in 1917 he organized a satyagraha to support the peasants of the Kheda district of Gujarat. ठीक है, जो दूसरा मूवमेंट था उनका 1917 में था, जो सत्याग्रह मूवमेंट था वो किसके लिए था? पीजेंट्स थे, ये भी पीजेंट्स ही थे, मगर ये हुआ कहाँ था? गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में किया था इन्होंने। ठीक है, अफेक्टेड बाय, अब इन पीजेंट्स का प्रॉब्लम क्या था? दे वर अफेक्टेड बाय क्रॉप फेल्योर एंड प्लेग एपिडेमिक। द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा कुड नॉट पे द रेवेन्यू एंड वर डिमांडिंग दैट रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स्ड। ठीक है, यहाँ के पीजेंट्स का प्रॉब्लम ये था कि इनका क्रॉप फेलियर चल रहा था उस टाइम, प्लेग एपिडेमिक था, महामारी फैली हुई थी, और ये पीजेंट्स, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के पीजेंट्स चाहते थे कि इनको रेवेन्यू ना देना पड़े, या रेवेन्यू कलेक्शन जो था इसमें थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जाए। ठीक है, तो इसके सपोर्ट में गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट चलाया 1917। ठीक है, थर्ड है, in 1918 Mahatma Gandhi went to Ahmedabad to organize a सत्याग्रह मूवमेंट among cotton mill workers। ठीक है, अब ये मिल वर्कर्स थी, इनकी डिमांड्स को पूरा करवाने के लिए गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद में अपना सत्याग्रह मूवमेंट किया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 सत्याग्रह मूवमेंट्स, इनिशियल मूवमेंट्स गांधी जी के पढ़े। पहला था चंपारण बिहार, दूसरा है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, तीसरा है अहमदाबाद। ठीक है, ये भी गुजरात का ही है, ये भी गुजरात का है, बट ये खेड़ा डिस्ट्रिक्ट का है और ये अहमदाबाद का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 1.2, द रॉलेट एक्ट। बहुत फेमस एक्ट है, आपने बचपन में भी इसके बारे में पढ़ा होगा, 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। Emboldened with the success, Gandhiji in 1919 decided to launch a nationwide satyagrah against the proposed Rowlatt Act। बच्चों ये जो ईयर है ना 1919, इंडिया के हिस्ट्री में ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ईयर में इतने ज्यादा इवेंट्स हुए हैं और सारे ही इवेंट्स एक तरह से बहुत स्ट्राइकिंग रहे हैं, एक टर्निंग पॉइंट लेकर के आए हैं इंडिया के लिए। ठीक है, तो इसी ईयर में रॉलेट एक्ट पास हुआ, जिसके अगेंस्ट गांधी जी सत्याग्रह मूवमेंट करना चाहते थे, या उन्होंने लॉन्च किया था सत्याग्रह मूवमेंट रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। ठीक, तो ये रॉलेट एक्ट क्या था इसको समझते हैं पहले। दिस एक्ट हैड बीन hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of the Indian members। देखो, ये जो रॉलेट एक्ट था इसको पास किसने किया था? जल्दबाजी में पास किया गया। द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल,
इंपीरियल का मतलब क्या होता है? राजशाही, ठीक है, यानी कि ब्रिटेन के जो राजशाही, जो किंग या क्वीन है, जो भी रूल कर रहा है ब्रिटेन को, उसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इस एक्ट को पास किया था। तब भी इंडियन मेंबर्स ने इसको अपोज किया था, उसके बावजूद भी ये रॉलेट एक्ट पास किया गया। अब इस रॉलेट एक्ट में था क्या, इसके पॉइंट्स आप हाईलाइट करके रखिएगा। इट गेव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज। सबसे पहला पावर जो इस एक्ट ने दे दिया, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया में एनॉर्मस पावर, बहुत सारा पावर दे दिया कि जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं भारत में देश को आजाद कराने के लिए या गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उन सबको रिप्रेस कर दो। दूसरा, एंड अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। यानी कि जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पॉलिटिकल लीडर्स अरेस्ट किए जाएंगे वो बन जाएंगे पॉलिटिकल प्रिजनर्स, और उनको 2 years के लिए जेल में डाल देंगे विदाउट एनी ट्रायल। ठीक है, ये एक दो बातें जो थी, ये रॉलेट एक्ट के सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग थी, जिसके अगेंस्ट गांधी जी ने रिवोल्ट किया था। एक तरह से कह सकते हो नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया था। फिर देखते हैं, महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ विच वुड स्टार्ट विद अ हड़ताल ऑन 6 April। ठीक है, गांधी जी ने यहाँ पे CDM, इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखो, एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया हड़ताल के रूप में 6 April को। कौन सा ईयर है? 1919। यहां से एक बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी शुरू हो रही है। तो इस हड़ताल में क्या क्या हुआ? रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप्स, shops closed down. Alarmed by the popular upsurge, the scared that line of communication such as railways and telegraph would be disrupted. ठीक है, the British administration decided to clamp down on nationalists. रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट ही ये सारी हड़ताल हो रही है, रेलवे लाइंस बंद कर दी, वर्कशॉप बंद कर दी, दुकानें बंद होगी, रैलीज चल रही हैं। अब इस सारी चीज से ब्रिटिश एम्पायर जो था, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था, बिल्कुल अलार्म्ड हो गया, कान खड़े हो गए उनके कि ये क्या करने जा रहे हैं। अब इन्होंने एक तरीका निकाला, क्या? क्योंकि रॉलेट एक्ट नाम का हथियार तो इनके हाथ में था ही था, तो क्या हुआ? Local leaders were picked up from Amritsar and Mahatma Gandhi was barred from entering Delhi. उन्होंने इसी रॉलेट एक्ट का इस्तेमाल किया और जो लोकल लीडर्स थे उनको पिकअप कर लिया। पिक्ड अप का मतलब उठाया और जेल में डाल दिया, यानी 2 साल तक तो अब इनसे बात ही नहीं करनी, मुझे उठा के जेल में डाल दो इन्हें। और महात्मा गांधी को भी दिल्ली में एंटर करने से रोक दिया, पाबंदी लगा दी। फिर क्या होता है? ऑन 10 April, अब हम लोग यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, मैंने आपको बुलेट पॉइंट बताया है जलियांवाला बाग मैसेकर। तो ऑन 10 April, the police in Amritsar fired upon a peaceful procession, provoking widespread attack on bank, post office and railway station. 10 April को एक छोटी सी झड़प हो जाती है, अमृतसर पुलिस जो कि एक पीसफुल प्रोसेशन जो लोगों ने निकाला था रैली जैसी, उस पे उन्होंने फायर कर दिया। अब फायर कर दिया तो उसके एवरेज में क्या होता है, बैंकों पर और पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, सब पे लोगों ने अटैक कर दिया। इस पूरी इंसिडेंट से को जो है कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मार्शियल लॉ इम्पोज कर दिया। अब मार्शियल लॉ क्या होता है? किसी जगह ज्यादा दंगे फसाद हो रहे हो तो आर्मी को वहां पे लगा दिया जाता है कि इस सिचुएशन को कंट्रोल करिए। ठीक है, तो मार्शियल लॉ वाज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टुक कमांड। अब अमृतसर में क्या लग गया? 10 अप्रैल के बाद मार्शियल लॉ लग गया और उसका कमांडर कौन था? जनरल डायर। ऑन 13 April, द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। देखो 10 अप्रैल को ये इंसिडेंट होता है और उसके बाद मार्शल लॉ लगा, फिर जनरल डायर कमांडर बन जाते हैं। 13 April को ही जलियांवाला बाग ये इंसिडेंट हो जाता है। क्या था ये? ऑन दैट डे अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द एनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। बहुत सारा क्राउड था लोकल, जो एक एनक्लोज्ड ग्राउंड, एक
ऐसा पब्लिक प्लेस था, बहुत बड़ा सा एरिया था जिसका नाम था जलियांवाला बाग। ठीक है, वहां पे सब लोग इकट्ठे हुए थे बैसाखी फेयर सेलिब्रेट करने। ठीक है, सम केम टू प्रोटेस्ट। उसी भीड़ में कुछ लोग ऐसे थे जो गवर्नमेंट के इस रिप्रेसिव सिस्टम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने आए थे, और उसी भीड़ में कुछ कॉमन लोग भी थे जो केवल बैसाखी का फेयर अटेंड करने आए थे। अभी दो तरह के लोग हैं, एक पॉलिटिकली एक्टिव लोग हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ वहां पे प्रोटेस्ट करने आए हैं, और एक इनोसेंट लोग हैं जो केवल और केवल फेयर को एंजॉय करने आए। ठीक, बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी, क्योंकि ये जलियांवाला बाग शहर के बाहर था, बहुत से विलेजेस ऐसे थे जिनको मार्शल लॉ या इन सब चीजों के बारे में पता ही नहीं था कुछ। ठीक है, उनके लिए सिंपल वो एक फेस्टिवल का डे था और उनको फेस्टिवल के लिए फेयर देखने के लिए जाना था, और वो इसीलिए आए थे। डायर एंटर्ड। अच्छा, ये जो जलियांवाला बाग जगह थी, ये मैदान जैसा तो था मगर तीन तरफ से बंद था, उसका एक ही एंट्रेंस था। ठीक है, एक ही वही एंट्रेंस था, वही एग्जिट थी। तो डायर एंटर्ड द एरिया, ब्लॉक्ड द एग्जिट पॉइंट्स एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड, किलिंग हंड्रेड्स। ठीक है, जनरल डायर को जैसे भी जो भी इंफॉर्मेशन मिली हो कि यहाँ पे सारे प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करने के लिए लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो जैसा भी उसका स्टेट ऑफ माइंड था, उसने क्या करा उस दिन, उस जलियांवाला बाग के जो एरिया था वहां पे एंटर करता है, सारे एग्जिट पॉइंट्स को ब्लॉक कर देता है और ओपन फायर ऑर्डर कर देता है, जिसमें सैकड़ों लोग मर जाते हैं। हिज ऑब्जेक्ट एज ही डिक्लेयर्ड लेटर। अभी जनरल डायर से बाद में पूछा भी गया कि भाई आपने ये क्यों किया, इसका रीजन क्या था, तो उसने रीजन क्या दिया, वॉज टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट। उसने कहा कि मैं सबक सिखाना चाहता था इनको, टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रहीज अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑ। कहता है मैं सारे इंडिया के सत्याग्रहीज के दिमाग में एक टेरर और भयानकता की फीलिंग क्रिएट करना चाहता था, ताकि वो लोग ये सारी चीजें दोबारा ना करें, इसलिए मैंने इस चीज को ये ओपन फायर किया। ठीक है, अपने आप में बहुत ही टेरिबल इंसिडेंट था, जिसके मैं क्या ही इसकी कंपैरिजन करूं किसी और चीज से। ठीक है, तो ये था जलियांवाला बाग मैसेकर जो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है। जितने अच्छे से इसको समझ लोगे तो स्टूडेंट्स आपको आंसर लिखना उतना इजी हो जाएगा। जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर दीज इंसिडेंट्स बाय हार्ट, ओके, देन ओनली यू विल बी एबल टू राइट परफेक्ट आंसर्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। चलिए आगे का पैराग्राफ पढ़ते हैं। अब जलियांवाला बाग मैसकर हुआ है तो जरूर इसके अगेंस्ट भी लोग सड़कों पे उतर आएंगे। लोग सड़कों पे उतरेंगे तो ब्रिटिश भी कुछ ना कुछ करेंगे, तो कुछ ना कुछ डेंजर ही करेंगे, दोनों ही मिलके। आम आदमी भी डेंजर चीजें करेगा और ब्रिटिश पुलिस तो उससे भी डेंजर चीजें करेगी। देखते हैं क्या था। एज द न्यूज ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, क्राउड्स टुक टू द स्ट्रीट्स इन मेनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स। सड़कों पे उतर आएंगे लोग, जैसे मैंने अभी बताया। There were strikes, clashes with the police and attacks on the government buildings. That was very much possible कि यही होगा। The government responded with brutal repression. गवर्नमेंट और जो पुलिस थी वो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना आउट ऑफ द माइंड थी, उन्होंने ब्रूटली रिप्रेस करना शुरू किया, सीकिंग टू ह्यूमिलिएट एंड टेरराइजिंग पीपल। अब लोगों को सिर्फ पनिश करना या रोकना नहीं था इनका मोटिव, यहाँ पे ह्यूमिलिएट कर रहे थे, टेरराइज कर रहे थे लोगों को। सत्याग्रहीज वर फोर्स्ड टू रब देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड। कोई भी सत्याग्रही अगर मिल जाता था, पकड़ में आता था, तो उससे जमीन पे नाक रगड़वाई जाती थी। क्रॉल ऑन द स्ट्रीट्स, घुटनों के बल चलाया जा रहा है। एंड दे वर फोर्स्ड टू डू सलाम टू ऑल साहिब्स, यानी जितने भी ये ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं या हवलदार हैं, उनको सलाम कीजिए, आप सल्यूट कीजिए। पीपल वर फ्लॉग्ड एंड विलेजेस वर बॉम्ब्ड। ठीक है, लोग अपने अपने घरों को, एरियाज को छोड़ के भाग रहे थे, क्योंकि विलेजेस जो थे वो बॉम्ब किए जा रहे थे। ये ब्रिटिश रूल में ही हो रहा था, खुद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स करा रहे थे ये सब चीजें। कौन से विलेजेस की बात है, जैसे पंजाब का वो हिस्सा जो पाकिस्तान में आता है, उन पूरे पूरे गांवों को बॉम्ब कर दिया गया था। ठीक है, सीइंग दिस वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। महात्मा गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अभी अभी स्टार्ट किया था,
वो मूवमेंट उन्होंने वापस ले लिया। मैं अभी ये मूवमेंट कंटिन्यू नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा वायलेंस हो रहा है। गांधी जी का एक ही मोटिव था कि कैसा भी मूवमेंट करो, वायलेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो टॉपिक था हम लोगों ने पढ़ा अभी कि जलियांवाला बाग मैसकर के आफ्टर इफेक्ट्स क्या थे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं खिलाफत इशू के बारे में। ये खिलाफत मूवमेंट में गांधी जी ने कैसे एंट्री ली और क्या हुआ, इस पैराग्राफ में देखते हैं। While the Rowlatt Satyagraha had been a widespread movement, it was still limited mostly to cities and towns. गांधी जी के जो भी मूवमेंट अभी तक उन्होंने किए थे वो शहरों तक ही लिमिटेड थे, अभी भी वाइड स्प्रेड नहीं हो पा रहे थे। महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। उन्हें लगता था कि जो भी ये मूवमेंट हो रहे हैं इनको ज्यादा ब्रॉड होना चाहिए, पूरा इंडिया, पूरे इंडिया के लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, तब ये जाके एक पावरफुल मूवमेंट बनेगा। बट ही वॉज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज्ड विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स क्लोजर टुगेदर। उन्होंने ये समस्या सबसे पहले भाप ली क्या कि अगर हिंदूज और मुस्लिम एक साथ होकर के किसी चीज पर काम नहीं करेंगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी। One way of doing this he felt was to take up the खिलाफत इशू। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी या हिंदू मुस्लिम टुगेदरनेस को कैसे प्रमोट किया जाए, कोई एक मौका ऐसा मिले कि मुस्लिम्स का भी सपोर्ट हमें मिले। उसके लिए जरूरी क्या है, पहले हम उन्हें सपोर्ट करें। तो उनको एक आइडिया आ जाता है या एक रास्ता मिल जाता है कि मुस्लिम्स को खिलाफत इशू पर सपोर्ट किया जाए। अब पहले तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, जो ग्रीन हाईलाइट कर रखा है ये खिलाफत इशू क्या था, ये खिलाफत क्या है। ठीक है, आप इसको अलग से अपनी बुक में मार्क कर लो, हेडिंग डाल सकते हो, इसलिए मैंने सेपरेट कलर्स कर रखे हैं ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की। आपको याद होगा पिछले फर्स्ट चैप्टर में जब पढ़ा था तो ऑटोमन एम्पायर पढ़ा था एक, है ना। तो जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ओवर होता है तो ऑटोमन टर्की की डिफीट होती है। ऑटोमन एम्पायर में जो टर्की में वो रूल कर रहे थे उनकी डिफीट हो जाती है। And there were rumors that a harsh peace treaty was going to be imposed on the Ottoman emperor, the spiritual head of the Islamic world, the Khalifa। ठीक है, सुनने में ये आया था कि उस डिफीट में ब्रिटिशर्स ऑटोमन एम्परर के साथ कुछ ऐसी पीस ट्रीटी करना चाह रहे हैं जो कि पीस ट्रीटी इस्लामिक रिस्पेक्ट के अगेंस्ट है। ठीक है, अब उस समय जो ऑटोमन एम्परर था वो ना केवल ऑटोमन एम्परर था, ऑटोमन एम्पायर का सम्राट था, बट कि वो इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफा भी था। खलीफा मतलब द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। यानी कि जो एम्परर था इसके दो पोस्ट थी, एक तो वो एम्परर है ऑटोमन एम्पायर का, दूसरा वो दुनिया के सारे मुस्लिम्स के लिए स्पिरिचुअल हेड भी था। तो अगर कोई ऐसी पीस ट्रीटी होती है जिसमें इसकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है पूरी दुनिया के मुस्लिम्स उस पीस ट्रीटी को होने से रोकना चाहेंगे। ठीक है, तो इंडिया के जो भी मुस्लिम्स थे वो भी चाहते थे कि ये पीस ट्रीटी उनके खलीफा के साथ ना की जाए। ठीक है, तो ऑटोमन एम्परर को टर्की में सपोर्ट करने के लिए इंडिया के मुस्लिम्स ने एक खिलाफत कमेटी बनाई। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, उसको याद रखिएगा। ऑटोमन एम्परर को टर्की में सपोर्ट करने के लिए इंडिया के मुस्लिम्स ने इंडिया में खिलाफत कमेटी बनाई। अच्छा, इनको क्या फायदा था इंडिया में खिलाफत कमेटी बनाकर? देखो उसका सीधा लिंक ये था कि ब्रिटिशर्स इंडिया में भी रूल करते हैं और वही ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने ऑटोमन एम्परर को डिफीट किया है अभी अभी। ठीक है, तो इनको लगता था कि अगर हम यहाँ पर एक ऐसा कमेटी बनाएं और यहाँ के ब्रिटिशर्स से बात करें कि भाई वहां हमारे खलीफा के साथ ऐसी पीस ट्रीटी ना करिए तो हो सकता है हमारी बात को सुना जाएगा। ठीक है, सो इसलिए इंडिया में खिलाफत कमेटी बनी। ठीक, टू डिफेंड द खलीफास टेम्पोरल पावर्स a खिलाफत कमेटी was formed in Bombay in March 1919। अपने खलीफा के टेम्पोरल पावर्स को बचाने के लिए भारत में बॉम्बे में मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी बनती है। किसने बनाई? दो भाई थे जिनका नाम था अली ब्रदर्स, पॉपुलरली जाना जाता है। ये लोग हैं मोहम्मद अली एंड शौकत अली। इन्होंने बनाई थी खिलाफत कमेटी।
They began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of a united mass action on the issue. महात्मा गांधी से मिलते हैं और चाहते हैं कि अगर हमें सबका सपोर्ट मिल जाए, यानी कि हिंदूज का भी सपोर्ट मिल जाए इस खिलाफत कमेटी में, तो हमारी बात का वजन बढ़ जाएगा और ब्रिटिशर्स इसको जल्दी कंसीडर कर लेंगे। वरना माइनॉरिटी थे मुस्लिम्स, कम लोगों के किए हुए मूवमेंट को कोई जल्दी इंपॉर्टेंस नहीं देता। ठीक है, गांधी जी सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। गांधी जी ने इस मौके का फायदा उठाया कि इसी बहाने हिंदू और मुस्लिम यूनाइट होंगे। At the Calcutta session of the Congress in September 1920, he convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of Khilafat as well as for Swaraj. ठीक है, कांग्रेस की मीटिंग होती है 1920 में कैलकाटा में। ठीक है, वहां पे वो सबको मना लेते हैं कि भाई कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए खिलाफत कमेटी का। तो यहाँ से सब लोग सपोर्ट करते हैं नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट का। ठीक है, उनको लगता है कि स्वराज स्टैब्लिश करने का ये सबसे अच्छा तरीका है मुस्लिम्स को भी अपने साथ जोड़ना। ठीक है, तो इस तरह से जो आपकी खिलाफत मूवमेंट था ये एग्जिस्टेंस में आया। अब देखते हैं, आपका हेडिंग है व्हाई नॉन कॉपरेशन। इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज, देखो गांधी जी की फेमस बुक का नाम है हिंद स्वराज, 1909 में गांधी जी ने ये लिखी थी, पब्लिश हुई थी। राइटर कौन है? महात्मा गांधी हिमसेल्फ। अपनी बुक में उन्होंने एक बात लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये जो हेडिंग है ना ऊपर, ये अपने में पूरी बात बता रही है। वाई नॉन कॉपरेशन, नॉन कॉपरेशन का की जरूरत क्यों है? क्योंकि हमने जरूरत से ज्यादा कॉपरेट कर दिया है। कॉपरेशन मतलब समझते हैं सहयोग करना। तो गांधी जी कहते थे कि सहयोग ही मत करो भाई, पहले से क्यों सहयोग कर रहे हो जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को इतना ज्यादा पावर दे दिया। तो उन्होंने अपनी बुक हिंद स्वराज में एक बात लिखी, बहुत बोल्ड बात थी, दैट ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस। बहुत बोल्ड बात थी कि भारत में ब्रिटिशर्स अगर अपना रूल कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो वो ब्रिटिशर्स के सपोर्ट, इंडियंस के सपोर्ट की वजह से चला रहे हैं। ठीक है, अगर उन्होंने कॉपरेट ही ना किया होता, एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कॉपरेशन, और आज भी वो रूल कर रहे हैं, उसका रीजन यही है क्योंकि इंडियंस उनको कॉपरेट कर रहे हैं। कुछ लोग स्वार्थ में कॉपरेट कर रहे हैं, कुछ लोग डर के कॉपरेट कर रहे हैं, और कुछ लोग इतना डरे हुए हैं कि वो नॉन कॉपरेशन के बारे में सोच ही नहीं सकते। ठीक है, तो अपनी बात में आगे लिखते हैं, if Indians refuse to cooperate, British rule in India would collapse within a year and Swaraj would come। कहते हैं कि अगर ब्रिटिशर्स को इंडियंस कॉपरेट करना रिफ्यूज कर दें तो ब्रिटिश रूल इंडिया में 1 साल के अंदर कोलैप्स हो जाएगा और हम स्वराज डिक्लेयर कर सकते हैं, स्वराज ला सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं आगे यहाँ पे जो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। ये जैसे कि अभी ये थोड़े दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा ना, जलियांवाला बाग मैसकर की वजह से उन्होंने अपना नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस ले लिया था। तो इस बार गांधी जी ने एक प्लान रखा कि ये जो नॉन कॉपरेशन अब हम लोग करने जा रहे हैं, नया नाम रखा है इस मूवमेंट का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इन्होंने कहा कि इसको हम स्टेजेस में अनफोल्ड करेंगे, एक ही दिन सब कुछ नहीं कर डालेंगे या एक ही बार में सारी चीजें मूवमेंट हल्ला नहीं मचा देंगे। क्या करेंगे? Gandhiji proposed that the movement should unfold in stages. It should begin. अब ये स्टेजेस में क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? द सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड। उन्होंने कहा ऐसा है, ब्रिटिश लोगों ने जिन काबिल इंडियंस को कुछ टाइटल्स दे करके रिस्पेक्ट दिखाई है, उन टाइटल्स को वापस कर देंगे। जैसे महात्मा गांधी को खुद को भी बाद में एक टाइटल मिला था, ब्रिटिशर्स ने दिया था। और जिस समय ये मूवमेंट होने की बात हो रही है, रविन्द्रनाथ टैगोर, उनके जो बड़े भाई हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर या अवनींद्र नाथ टैगोर, ये टैगोर फैमिली के लोगों को बहुत सारे टाइटल्स मिले हुए थे। और एक कॉमन टाइटल जो जो ब्रिटिशर्स खुश होकर के किसी को भी दे देते थे, वो था सर का टाइटल। ठीक है, तो वही उन्होंने कहा कि ऐसी गवर्नमेंट को सबसे पहले उसके दिए हुए टाइटल लौटाने चाहिए, क्योंकि ऐसे रिस्पेक्ट का हम क्या करेंगे जो आप हमारे लोगों को ही परेशान करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज क्या डिसाइड करी? सरेंडर ऑफ टाइटल दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड एंड अ बायकॉट। दूसरे लेवल पे क्या करेंगे? बायकॉट।
सिविल सर्विसेज का बाइकआउट करेंगे, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल और फॉरेन गुड्स का बाइकआउट करेंगे। ये दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप क्या है? इन केस गवर्नमेंट यूज्ड रिप्रेशन, तो कहते हैं अगर इस बार भी गवर्नमेंट ने रिप्रेशन किया तब हम फुल सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन लॉन्च कर देंगे। मतलब पूरी तरह से हड़ताल कर देना और रैलियां निकालना, ये सारी चीजें कर देंगे। ठीक, तो इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए थ्रू द समर ऑफ 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली टूर्ड एक्सटेंसिवली मोबिलाइजिंग पॉपुलर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट। दोनों ने मिलकर मेहनत करी, गांधी जी ने और शौकत अली ने, सबको मोटिवेट किया कि हमें इस बार इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सक्सेसफुली लॉन्च करना है और सक्सेसफुल रिजल्ट लाने। ठीक, अब क्या होता है? ये कह तो दिया इन्होंने कि बाइकआउट कर देंगे, किसको? लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी बाइकआउट कर देंगे। ये सुनते ही कांग्रेस के लीडर्स के तो कान खड़े हो गए। क्यों कान खड़े हो गए? कि कुछ लोग चाहते थे कि ये बाइकआउट ना हो। अब देखते हैं आगे पैराग्राफ पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। Many within the Congress were, however, concerned about the proposal. They were reluctant to buy council elections scheduled for November 1920, and they feared that the movement might lead to popular violence. कहते हैं कि एक तो ये जो काउंसिल इलेक्शन होने वाला है अभी नवंबर में, इसे हमें इसे भी बाइकआउट करना चाहिए। ठीक है, और अगर हम इसे भी बाइकआउट कर देते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से पॉपुलर वायलेंस हो जाए। उनको इस बात का डर था, क्योंकि इनका मानना था कि ऐसी चीजों को बाइकआउट ना करो जिसकी वजह से वायलेंस या देश में आग लग जाए। In the months between September and December, there was an intense tussle within the Congress. For a while, there seemed no meeting point between the supporters and opponents of the movement. कुछ लोग गांधी जी के इस मूवमेंट को या इस डिसीजन को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग इस बात को अपोज कर रहे थे। तो दोनों के दो ग्रुप बन गए थे कांग्रेस में, जिस बड़ा टसल हो गया था। ठीक है, अब इन दोनों के समझौते का कोई पॉइंट ही नहीं मिल रहा था कि एक भाई एक राय बनाओ जिससे कि आप काम को आगे बढ़ाओ। ठीक है, तो फाइनली कांग्रेस सेशन होता है नागपुर में दिसंबर 1920 में, जहां पे दोनों आइडियाज वाले लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं। वॉज वर्कड आउट एंड द नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वॉज अडॉप्टेड। पहले तो ये झगड़ा था ना, झगड़ा क्या, जैसे कह सकते हो कि आप सहमति नहीं बन रही थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये काम नहीं करेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं ये काम करेंगे। तो फाइनली उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हाँ ठीक है, नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम अडॉप्ट करते हैं। हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड? हु पार्टिसिपेटेड इन इट? हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कंसीव ऑफ द आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन? ये जो सब क्वेश्चंस हैं कि ये जो मूवमेंट गांधी जी ने प्लान किया है कि अभी हम 3 चरणों में ये जो मूवमेंट है इसको चलाएंगे, और कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करेगा देखते हैं। सारे हिंदूज आते हैं कि नहीं, मुस्लिम्स आते हैं कि नहीं, सपोर्ट करते हैं कि नहीं, और कौन कौन है जो इस नॉन कॉपरेशन के आइडिया को समझ पाता है और गांधी जी को सपोर्ट करता है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो अभी मैंने आपको फर्स्ट पोर्शन, ये जो फर्स्ट पार्ट था अपने हिस्ट्री चैप्टर 1 का, ये मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया है। आप इसको अच्छे से पढ़ना, दोबारा सुन सकते हो। अगर कुछ समझ में ना आए, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, मैं उसका आंसर डेफिनेटली दूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन। और इस पॉडकास्ट चैनल को लाइक कर सकते हैं आप, सब्सक्राइब करिए, जिसको जरूरत है आप उसके साथ शेयर भी करिए। ठीक है।